हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लैनेट। अब ये प्लैनेट क्या है? जो प्लैनेट वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब ये होता है जो चीजें मूव कर रही होती है। कोई चीज जो हिल रही होती है उसका नाम दे दिया था प्लैनेट। अब प्लैनेट जो होता है वो ठंडी हुई हुई गैस की एक बॉल है जो सन के आसपास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे करके। यानी कि कभी मन किया तो ऐसे करके घूम लिए, कभी मन किया तो ऐसे नहीं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो ठंडी हुई हुई गैस से बनता है, एक गोला है उसका जो सन के आसपास चक्कर लगा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो ग्लो करते हुए दिखाई देते क्योंकि नॉट बिकॉज उनकी खुद की लाइट होती है जैसे सन के पास अपनी लाइट होती है, पर वो ग्लो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर सन की लाइट पड़ रही होती है और वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप सन के आगे दोपहर में एक शीशा रख दो, आपको वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल वैसे जो प्लैनेट्स हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जब मैं बच्ची थी तो हमें 9 प्लैनेट्स पढ़ाए जाते थे, बट अब आपके लिए एक प्लैनेट हमने निकाल दिया है, कैटेगरी नहीं फुलफिल कर रहा था वो प्लैनेट की। तो अब आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट्स है पढ़ने के लिए। जो सन है वो इन सब का करता धरता है, मतलब हम ये कह सकते हैं सन से कुछ टुकड़े निकले, 8 टुकड़े निकले जो ठंडे होकर हमारे पास प्लैनेट्स की शेप ले गए। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लैनेट वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वैसे ही ये जो प्लैनेट्स हैं इनका नाम भी ग्रीक के जो भगवान है, गॉड या जो गॉडेस है, फीमेल भगवान, उनके ऊपर रखा गया है। और इन प्लैनेट्स का जो साइज है वो भी अलग अलग है। तो आप लोगों के पास एक टेबल है। सबसे पहला जो प्लैनेट है उसे हम मर्करी बोलते हैं, सेकेंड इज वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये हैं 8 प्लैनेट्स। अब आप लोगों के लिए एक और ट्रिक है कि मैम ये प्लैनेट्स याद नहीं रहेंगे ऑर्डर में। तो आप क्या करो, फर्स्ट लेटर उठाओ सारे प्लैनेट्स का। एम उठाओ मरकरी का, वी ले लो वीनस का, ई अर्थ का, एम मार्स से, जे जुपिटर से, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपट्यून। पहला पहला लेटर ले लिया। अब इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस बना रही हूं। माई वेरी, ई से ईगर उत्सुक, या आप कह सकते हो एक्सलेंट, एम से मदर, जे से जस्ट, एस से सर्व्ड पेश किया, यू से अस, एन से आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, नूडल्स, या आप कह सकते हो नाचोस हम लोगों को दिए। ऐसे आपको याद हो जाएगा। मैं दोबारा बता रही हूं, माई वेरी ईगर या एक वर्ड एक्सलेंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, आपको जो भी पसंद है। अगर आपको नूडल्स पसंद है तो आप नूडल्स ले लीजिए, अगर आपको नाचोस पसंद है तो एन से आप नाचोस ले लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, इसके सामने लिखा है कि कितने डायामीटर्स है। ये डायामीटर होता है कितना चौड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक पॉन्ड्स की डब्बी से बताती हूँ। ये ले लो एक प्लैनेट, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसका, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो ये कितने डायामीटर किलोमीटर्स में है, डायामीटर किलोमीटर में है, वो आपको याद करना है। इसका प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से मिलियन किलोमीटर्स में, वो कितना है। और इस
प्लैनेट के आसपास क्या कोई इसकी कोई छोटी सैटेलाइट है जो इसके आसपास घूम रही है? ठीक है, वो भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट लिखी है जो कि है हमारा मून, आसपास ही घूमता है। अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाता है और मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। इससे आपको एक क्वेश्चन मुझे बताना है जो पेपर में आता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है। अब मैंने आपको बता दिया डायामीटर क्या होता है। सेंटर से एक लाइन आप खींच रहे हो जो इस एंड से इस सिरे तक मिला रही है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। इसका जो आधा होता है, सेंटर से सिर्फ एक साइड को अगर आप लाइन खींचते हो, उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इससे हमें ये पता चलता है कि जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। मैं कैसे कह सकती हूँ जुपिटर सबसे बड़ा है? अगर आप डायामीटर देखो तो सबसे बड़ा डायामीटर वो देखो 5वें नंबर पे आपको दिखाई देगा, जुपिटर का है। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद आ जाता है सैटर्न, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यूरेनस, फिर नेपट्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। हमारा अर्थ जो है वो 5वें नंबर पे आता है, 5वीं पोजीशन है अर्थ की। और प्लूटो जो नेपट्यून के बाद आता था, बट अब उसे हम प्लैनेट नहीं मानते हैं, उसको बोला जाता है ड्वार्फ प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अरे ये तो खो गया है, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लूटो। इमेजिन, हमारे टाइम पे एक प्लैनेट पढ़ाया जाता था जो अब खो चुका है। तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती ना, इनके पास खुद की हीट होती है। प्लैनेट्स अपनी लाइट और अपनी हीट सन से लेते हैं, क्योंकि ये सन के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। जो सन है वो एक बहुत बड़ी और हॉट बॉडी होती है। इतना ज्यादा इसका हीट होता है कि आप ये सोचो गर्मियों में अर्थ पे, धरती पे, अगर आप पंजाब से हो कि क्या हालत हो जाती है, तो अगर आप सन के पास गए तो तौबा तौबा। तो अर्थ जो 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन से, ठीक है, वो सोचो कितनी गर्म हो जाती। अब घबराना मत, मैं आपको बता देती हूँ। जो 1 मिलियन होता है वो कितना होता है? वो बराबर होता है 10 लाख के। 1 लाख में पीछे 5 जीरो आते हैं, तो 10 लाख में सोचो कितने जीरो आ रहे होंगे। तो जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के। तो अब हमारे को समझ आ गया है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे पास सन होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है सोलर सिस्टम में सन होता है, बट ये सन कहाँ से आया? तो सन कैसे आया? कुछ गैसेस का एक क्लाउड, एक बादल, जिसे हम नाम देते थे नेबुला, वो तेज तेज घूम रहा था ऐसे टन 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 गोल गोल। पहले प्लैनेट्स नहीं थे, सन नहीं था, तो जो वो गैसेस थी, एक बादल था गैसेस का जिसको हम नेबुला बोलते हैं, वो गोल गोल घूम रहा था। अब जब वो इतनी तेज तेज गोल गोल घूम रहा था, उसका कुछ टुकड़ा निकलकर बाहर हो गया, फिर कुछ निकलकर बाहर हो गया, कुछ और निकलकर ग्रेविटेशन अंदर तक नहीं रहा। मतलब जब आप कुछ स्पिन करते हो तो भी वो बाहर छींटे तो पड़ते हैं। तो जब वो गोल गोल क्लाउड घूमता गया, तो जो प्लैनेट्स थे जो बाहर निकल तो गए थे बट खींचे हुए थे उस नेबुला की तरफ, वो था ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये जो गैसियस और मिट्टी के, गैसेस और मिट्टी के जो बादल थे, ये ऐसे करके घूमते रहे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, गोल गोल घूमते रहे। एकदम से अचानक से सन नहीं बना, ना ही प्लैनेट्स बने। तो उससे क्या हुआ, जो प्लैनेट्स थे वो टूट गए, लेकिन वो उसके आसपास घूम रहे थे क्योंकि ग्रेविटेशन इतना ज्यादा था। बीच में हमारे पास रह गया सन जो बिल्कुल गर्म था और इतना बड़ा उसका साइज था, जिसकी वजह से उसने अपनी मूवमेंट खुद तो कंट्रोल की ही की, पर बाकी जो हिस्से टूटे थे उसने अपनी तरफ को खींच लिए, सेंटर की तरफ। पर हाँ, वो थोड़ा डिस्टेंस पे रह गए, तो वो जो फोर्स से उसने अपनी तरफ को खींचे,
उनकी मूवमेंट कंट्रोल की, उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। आपने कभी वो टॉप को घूमते हुए देखा है जो गोल 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 घूमता है? वैसे ही स्पेस में ये गैसेस घूम रही थी। हर प्लेनेट का सन के आसपास घूमने का अपना एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो साइकिल ट्रैक अलग, चलने के लिए अलग होगा, आगे जाने के लिए अलग रास्ता और वापस आने के लिए अलग रास्ता होता है। ठीक है, तो जिस रास्ते पे एक प्लैनेट घूम रहा है उसको हम उसका प्लैनेटरी पाथ बोलते हैं। उनकी जो स्पीड है वो अपने हिसाब से होती है। तो मतलब हर प्लैनेट अपने हिसाब से एक चक्कर लगाता है सन के आसपास, और वो जो टाइम लेता है अपनी स्पीड से सन के आसपास घूमने के लिए, उसको हम उसका रेवोल्यूशन टाइम बोलते हैं। अब आपको जो मैं पिक्चर दिखा रही हूं सोलर सिस्टम की, उसमें आप देख रहे होंगे कि हर प्लैनेट का अपना एक पाथ बना हुआ है, प्लैनेटरी पाथ, और वो उसी डायरेक्शन में घूम भी रहा है। तो इनका जो प्लैनेट का पाथ है, प्लैनेटरी पाथ है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे करके। ठीक है, सन के आसपास ये ऐसे करके घूम रहे हैं। अब अगर मैं अर्थ की बात बताऊं तो जो अर्थ है वो सन के आसपास जो चक्कर लगाती है उसको टाइम लगता है रेवोल्यूशन को, तो 365 डेज और 1/4 और हिस्सा दिन का। अगर 1/4 पहले साल, 1/4 दूसरे साल, 1/4 तीसरे साल, तो चौथे साल तक पहुंचते पहुंचते पूरा एक दिन ऐड हो जाता है। तो 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं, जो अर्थ को लगते हैं 4 साल में या चौथे साल में सन के आसपास चक्कर लगाने में। तो वैसे अगर आपसे पूछे कोई कि कितना टाइम लगता है अर्थ को, नॉर्मली वो होता है 365 डेज, और उसमें आपने ये जरूर बोलना है 365 प्लस 1/4, 1/4 दिन का हिस्सा। तो जो अर्थ है जो सन के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, एक रेवोल्यूशन लगा रही है 365 डेज और 1/4 डे, और तो वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमते हुए आसपास चक्कर लगा रही है ऐसे। अगर बात की जाए मरकरी जो सन के सबसे पास है, उसको कितना टाइम लगता है? सिर्फ 88 डेज। जो सबसे दूर कभी एक प्लैनेट माना जाता था प्लूटो, वो पूरा सर्कल रेवोल्यूशन सन के आसपास पूरी करने के लिए टाइम लेता था 248 इयर्स। सोच सकते हो? तो इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लूटो है वो कहीं बेचारा गोला चक्कर लगाते लगाते खो गया है। मजाक कर रही हूं, बट साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अब प्लूटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले जो अर्थ था ये माना गया था, जब हम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, स्टडी भी नहीं की थी हम लोगों ने, तो हमने ये बोला था अर्थ जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और जो सन है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट जैसे कि कोपरनिकस, एक दूसरा गैलीलियो, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल गलत बोल दिया कि अरे अर्थ सेंटर में नहीं है। उनके हिसाब से उनकी थ्योरी जो अब तक सही है वो ये है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, और अर्थ और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं अपने अपने रास्ते पे जाकर सन के आसपास एक चक्कर लगाते हैं, जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, और हर प्लैनेट की अपनी रेवोल्यूशन का एक टाइम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट है वो गैस का या फिर एक सॉलिड पक्का जैसे रॉक होता है, उसका एक गोला होता है, हेवनली बॉडी होता है, जो प्लैनेट के आसपास घूम रहा है। ये हमारा अर्थ था। अर्थ के आसपास जो घूम रहा है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के आसपास घूमती हैं। तो ये जो सैटेलाइट है इनकी भी खुद की लाइट और हीट नहीं होती जैसे ये प्लैनेट की नहीं होती है। तो जो अर्थ के आसपास आपको पता होगा एक सैटेलाइट है, उसे हम मून बोलते हैं। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है कुदरती तौर पे जिसे हम मून बोलते हैं।
वैसे ही जो सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स की अगर हम सैटेलाइट्स मिला दें तो वो है 64। आपको एक टेबल दिखाती हूँ। उस टेबल के हिसाब से मरकरी और वीनस, पहले जो 2 प्लैनेट्स हैं, उनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के आसपास गोल गोल चक्कर लगाती हैं, और जो प्लैनेट है वो गोल गोल चक्कर लगाता है सन के आसपास। और प्लैनेट और सैटेलाइट की खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती, दोनों को हीट और लाइट स्टार से मिलती है। जो हमारे सबसे पास है वो है सन। अब चलो हम बात कर लेते हैं अर्थ के सैटेलाइट की, जिसको हम मून बोलते हैं। ये अर्थ के सबसे पास होने वाली सेलेस्टियल या हेवनली बॉडी है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के सबसे पास कौन सी बॉडी है, वो है मून। तो अब ये मून अर्थ के आसपास ऐसे क्यों घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, गोल 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 गोल। ये होता है एक्सिस, अपने गोल 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 जो घूम रहा है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे ध्यान देना तो आपको दिखाई देगा ऐसे करके जो घूमता है अपने पैर पे एक जगह खड़े होके, बट ये गोल गोल भी घूमता है ऐसे। तो ये ऐसे क्यों घूमता है अर्थ के आसपास? तो वो जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से मून को पकड़ के बैठी है, और जो मून है वो उसके आसपास ग्रेविटेशन की वजह से ही चक्कर लगा रहा है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो अपना एक चक्कर एक्सिस के ऊपर घूमते घूमते अर्थ के आसपास जो पूरा एक चक्कर लगाता है, जैसे अर्थ सन के आसपास जो चक्कर लगाती है, मैंने आपको बताया था वो था 365 डेज प्लस 1/4 डे। वैसे ही मून जो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है उसको टाइम लगता है 27 डेज एंड 7 आवर्स। अब आप सोचोगे कि ये कितनी दूर हो सकता है अर्थ से। जो मून है वो अर्थ से 384,000 किलोमीटर्स दूर है। इतना दूर है कि तब भी हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है अगर आप रात को देखो। कोई पक्की थ्योरी नहीं है कि ये मून बना कैसे था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मून है ये अर्थ का ही एक टुकड़ा था जो अर्थ से अलग होकर उसके आसपास घूमना शुरू हो गया। पर जब हम लोगों ने कुछ अपने लोगों को ऊपर मून पे भेजा और उन्होंने वहां से कुछ सैंपल लाके स्टडी किए, तो उनको ये पता चला कि इसके ऊपर जो चीजें हैं वो अर्थ वाली नहीं है, अर्थ से बिल्कुल अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मून है वो किसी टाइम पे अर्थ का एक टुकड़ा था जो अर्थ से अलग हो गया था, ठीक है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जब अर्थ बनी थी उसी टाइम के आसपास मून भी बन गया था। तो एक प्रोजेक्ट है अपोलो प्रोजेक्ट, मतलब स्टडी करने के लिए मून की। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये पता चला है कि किसी और हेवनली या सेलेस्टियल बॉडी से ज्यादा नॉलेज हम लोगों को, धरती के वासियों को, मून के बारे में है। इनफैक्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर एडविन एल्ड्रिड, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले अपना मून पे कदम रखा था, जो कि था 21 जुलाई 1969। और उनको पता चला कि मून का जो स्ट्रक्चर है ऐसे फ्लैट नहीं है, जैसे धरती ऐसे फ्लैट नहीं है। आप अगर धरती पे पहाड़ों पे गए हो तो कुछ ऐसे पहाड़ हैं और कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर है जो खुरदुरा टाइप का है, मतलब बिल्कुल प्लेन और स्मूथ नहीं है। अर्थ के जैसे मून अपनी रोशनी नहीं लेकर आ सकता। तो ये क्यों ग्लो करता है? वही जो सनलाइट पड़ती है इतनी सारी लेयर्स से, तो वो जब वापस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से वो ग्लो कर रहा होता है। तो इसीलिए हम लोगों को जो मून है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि जो मून है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है और बीच में सन भी आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें ये हर रात अलग शेप में दिखाई देता है।
कई बार जो सन है वो इसको इतना कवर कर देता है, कई बार इतना, कई बार इतना, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बट एक्चुअल में ये नहीं है कि वो मून का साइज कट जाता है। ये सिर्फ क्या होता है कि जो सन है उसके रिलेशन में उसकी जो पोजीशन है सन की और मून की, हमें मून का अलग अलग हिस्सा दिखाई देता है, अलग अलग पोजीशन दिखाई देती है। तो जब मून सन के सामने आ जाता है तो सन उसको कई बार ढक देता है, कई बार इतना ढक देता है, कई बार लेट्स से ये सन है और ये मून है तो कई बार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, कई बार आपको जरा सा दिखाई देगा, फिर आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे 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 करके सन बताता है कि मून आप लोगों को कितने साइज का दिखाई देगा। अब ये जो मून है इसकी ये वाली साइड तो अर्थ की तरफ है, लेकिन जो साइड हमें नहीं दिखाई दे रही जो सन की तरफ है वो भी ग्लो कर रही होती है, बट वो हम देख ही नहीं सकते। तो जब ये अर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है पूरा और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, बिल्कुल काला दिखाई दे रहा होता है ये, और पिछली वाली साइड इसकी ग्लो कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं न्यू मून। उसके बाद मतलब ये साइड काली हो गई बिल्कुल जो अर्थ को फेस कर रही है क्योंकि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट पिछली साइड पे चमक रहा है वो क्योंकि वो सन को फेस कर रहा है। अब धीरे धीरे आपको बाहर निकलते हुए आप देखोगे एक छोटा हिस्सा स्लिम ऐसे करके शेप दिखाई देती है, इसे हम क्रिसेंट शेप बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ी और शेप, आधा दिखाई देगा मून, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो मून पूरा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा 15 दिन में, जिसे हम पूर्णमासी भी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, फुल मून हो गया, जिसकी वजह से वो ग्लो कर रहा है। फिर उसके बाद ये जो ब्राइट हमारे पास फुल मून है इसका जो सरफेस है फिर से धीरे 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 करता करता न्यू मून में जाएगा। फिर ऐसे करते करते पूरा एक चक्कर लग जाता है इसको कंप्लीट होने के लिए 29 डेज और 12 आवर्स। मतलब वो जो डिफरेंट फेजेस हैं आपको मून के जो दिखाई देते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कितनी देर में चक्कर लगाता है, मैं ये बोल रही हूँ वो जो फेज है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के साइज के मून दिखाई देते हैं वो टाइम लेता है पूरा एक सर्कल में 29 डेज और 12 आवर्स, जिसमें आपको मून की अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे टॉपिक करते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स एक आप ले लो गोल चक्कर जिसके पीछे एक ऐसे कर टेल होती है जिसमें से रोशनी आ रही होती है, तो इसीलिए कई बार इसको पूंछ वाला सितारा बोला जाता है, टेल्ड स्टार। तो ये जो कॉमेट्स हैं बड़ी अजीब हेवनली बॉडीज है जो प्लैनेट से, ग्रहों से काफी अलग है। तो ये जो नेबुला था, वो जो क्लाउड था जो बहुत तेज तेज घूम रहा था जिससे हमारे प्लैनेट्स बने थे, उसके अंदर क्या था, बहुत सारी गैसेस थी, डस्ट थी। तो ये उसका एक हिस्सा है। स्टार जैसे दिखाई देते हैं बट बहुत कम दिखाई देते हैं इसको। मतलब हम ये कह सकते हैं सालों में एक बार आपको दिखाई देगा ये ऐसे एक वाइट कलर की रोशनी लाता हुआ। ये भी प्लैनेट्स के जैसे, नेबुला का हिस्सा है, प्लैनेट्स के जैसे सन के आसपास घूमता है। कई बार ये कॉमेट जो है सन के बहुत पास आ जाता है, कई बार सन से बहुत दूर चला जाता है। तो इसका जो रास्ता है वो ऐसे इलोंगेटेड है, लंबा सा रास्ता है, तभी तो बहुत देर बाद दिखाई देता है। एक ऐसे गोल नहीं है, मतलब चौड़ा सा ऐसे करके एक रास्ता, रबर बैंड को जब आप ऐसे खींच देते हो वैसा सा रास्ता होता है इसका। एक बहुत फेमस हमारा कॉमेट है जो कि एक इंग्लैंड के एस्ट्रोनॉमर के पीछे नाम रखा गया, उस कॉमेट का नाम है हेलीज कॉमेट। और ये किसके पीछे रखा गया है, आर्मंड हेलीज, जो कि एक इंग्लैंड के एस्ट्रोनॉमर थे। तो ये जो स्टार हेलीज कॉमेट है आपको दिखाई देता है, ये 75 to 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। जब हमें लास्ट टाइम ये दिखाई दिया था, इसके एक पीछे व्हाइट कलर की टेल होती है, ज्यादातर बर्फ, पानी, गैस का बना होता है। तो जो लास्ट टाइम हमें दिखाई दिया था वो था 1986 में। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की।
एस्टेरॉइड जो हैं वो छोटे प्लैनेट्स हैं, वो भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। कोई भी चीज है ज्यादातर सन के आसपास चक्कर लगाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्लैनेट से छोटे साइज के हैं, प्लैनेट्स बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। अगला है हमारे पास मीटियोर और मीटियोराइट। तो जो मीटियोर है और जो मीटियोराइट है उनको शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा बोला जाता है। मूवीज में आपने देखा होगा। आप कोई मूवी मुझे बताओगे जिसमें टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा था? मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो आपने देखा भी होगा, मूवीज के अंदर दिखाते एकदम से कहीं से टूट रहा है और लोग विश मांगते हैं अपनी भगवान से। इनफैक्ट वो एक्चुअली जो है वो स्टार्स नहीं होते, बट वो कुछ टूटे हुए सोलर सिस्टम का टुकड़ा होते हैं, कुछ छोटा सा हिस्सा। तो जब वो सन के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं, बीच में अगर अर्थ आ जाए तो क्या होता है, वो टूटा हुआ हिस्सा जो है छोटा सा, एस्टेरॉइड से भी छोटे साइज का, वो तेजी से अर्थ के अंदर एंटर हो जाता है। अर्थ के अंदर हवा है, एटमॉस्फेयर है। अब जब वो हवा के साथ एंटर होके मिक्स होता है तो आपस में फ्रिक्शन पैदा होता है, लड़ाई हो जाती है। तो इस वजह से वो इतनी तेज आता आता आग पकड़ लेता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब वो आग पकड़ लेता है, हमें ये लगता है अरे इसके अंदर तो लाइट है, तो उसके पीछे एक पूंछ दिखाई देगी। तो ये जो पूंछ या टूटता तारा आपको दिखाई देता है, इसको हम मीटियोर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मीटियोराइट की। जो मीटियोर्स पूरे तरीके से एटमॉस्फेयर में नहीं जल पाते, मतलब वहां पे भस्म नहीं होते और अर्थ की धरती पे आके खड्डा क्रिएट कर देते हैं, बहुत बड़ा धमाका भी होता है, उसको हम मीटियोराइट बोलते हैं। इनफैक्ट ये अर्थ के अंदर क्रेटर्स, बड़े बड़े खड्डे क्रिएट करते हैं। एक ऐसा खड्डा है भी एरिजोना में, जो कि ये मीटियोराइट के गिरने से हुआ था। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि है हमारे अर्थ के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के बारे में, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है। जिस अर्थ पे, जिस धरती पे, जिस प्लैनेट पे हम लोग रह रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है साइज में। हम जो देख पा रहे हैं उसका सिर्फ एक हिस्सा देख पा रहे हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स ने ऊपर जाकर अर्थ की फोटो ली है, उसमें आप देख सकते हो अर्थ जो है एक स्फीयर है, एक गोल चक्कर जैसा दिखाई देगा, जो रिवॉल्व करता है गोल गोल घूमता हुआ सन के आसपास। और जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। अब क्योंकि उसकी रेवोल्यूशन ऐसी है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए, आप सेंटर में सन लेके चलिए कि जब अर्थ, ये वाली अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तो अर्थ की शैडो ये मून के ऊपर पड़ती है। अर्थ बीच में आ गया, अर्थ बड़ा है, तो अर्थ की शैडो मून के ऊपर पड़ रही है और मून पूरा का पूरा छुप जा रहा है। यहां से सन है, सन, अर्थ और मून। मून छोटा है, तो मून के ऊपर जब अर्थ की शैडो पड़ती है, मून पूरा छुप जाता है, मतलब एक्लिप्स हो जाता है। उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। मून के छुपने को बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो अर्थ जो एक गोल स्फीयर है, जब वो मून को छुपा देता है, जो कि सर्कुलर है, वो भी गोल है, उसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी बॉल के तरीके से है, शेप में है, बट एग्जैक्टली गोल नहीं है। उसके जो पोल्स है टॉप पे ऐसे, वो थोड़े फ्लैट है ऊपर से, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बॉल है, बिल्कुल गोल है। तो ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा फ्लैट है, और जो बीच से इक्वेटर है वो थोड़ा सा ऐसे खींचा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफरेंट शेप, जिसे कुछ लोग बड़ी क्लासेस में जियोइड भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको स्फेरॉइड भी बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट का मतलब यहां से बीच से थोड़ा सा ऐसे चौड़ा और ऊपर से ऐसे करके दबा हुआ, तो एग्जैक्टली गोल नहीं है, ऐसे खींचा हुआ है।
तो जो नॉर्थ और साउथ एंड है वो फ्लैट है, जिसको हम पोल बोलते हैं। जो नॉर्दर्न एंड है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से, मतलब आप सोचो ऊपर से नीचे तक एक लाइन अगर आप लेकर आ रहे हो नॉर्थ टू साउथ, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, बिल्कुल बीच में अर्थ के ऊपर से नीचे। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ऐसे गोल 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 घूमता है, 24 घंटे पूरे करता है। लेकिन वो जो गोल गोल घूमता है वो ऐसे नहीं घूमता, थोड़ा सा टेढ़ा है अपने ऑर्बिट पे। मतलब अगर उसका ये ऑर्बिट है जिसपे वो चक्कर लगाता है, वो जो ऑर्बिट पे टेढ़ा है, वो जो पाथ पे टेढ़ा है, वो है 66.5 डिग्री। अपने ऑर्बिट पे टेढ़ा हुआ घूमता है, ऐसे हमें नहीं पता चलता, बट अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे, अपने रास्ते पे जो टेढ़ा है वो है 66.5 डिग्री। तो दो चीजें, एक्सिस ऊपर से नीचे तक आने वाली लाइन, जो इक्वेटर है वो ऐसे करके, जहां से अर्थ थोड़ा चौड़ा है। अब अगर हम अर्थ के साइज की बात करें तो प्लैनेट्स का अपना अपना साइज होता है। अर्थ का जो रैंक है वो 5वें नंबर पे आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, फिर आता है अर्थ। तो मतलब ये कि ये जुपिटर और सैटर्न से छोटा है। इसका जो डायामीटर है, दोबारा से पॉइंट्स ले आते हैं, यहां से लेकर यहां तक, वो जो डायामीटर है वो है 12756 किलोमीटर्स, इतना। और इसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब पूरा बाहर का जो चक्कर है, वो है हमारे पास 40,000 किलोमीटर्स। अगर आप नॉर्थ टू साउथ एक्सिस की बात करें, पोल्स का जो डायामीटर है वो है 12712, मतलब ऐसे ज्यादा है ऐसे कम है। इसका मतलब ये है कि जो डायामीटर है जो हम पोल्स पे ले रहे हैं वो 44 किलोमीटर कम है इससे, इक्वेटर से। ये जो बीच वाली लाइन है ऐसे, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर वाला लंबा है और ऐसे करके छोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर से दबा हुआ ऐसे करके और यहां से खींचा हुआ। तो ये वाला हिस्सा ज्यादा है और ये वाला हिस्सा कम है। अब आपको सारी फिगर्स याद करनी है। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। कौन से मिशन के अंदर हमें मून के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज हुई? अर्थ अपने ऑर्बिट पे कितने डिग्री पे टिल्ट हुआ होगा? इन 2 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप मुझे दे सकते हो, इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। ठीक है? और ये भी जरूर बताना कि मून पे सबसे पहला कदम किसने और कब रखा था। तो ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।